Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. गुड मॉर्निंग अरविंद, राहुल, अभिषेक, हर्षिता, पारुल, मयंक, शिवांगी, पीयूष, स्नेहा, अमन, दीपिका, पवन, राहुल, सरोज, प्रीति, कीर्ति, आलोक, दिव्या, मोहिनी, मनदीप, जयप्रकाश, अभिषेक, रामलाल, सोनू, गगन, श्याम, गौरी, अभिषेक, रजनीश, ट्विंकल, दिनेश, अमन, शुभम, अंबिका, निशा, निखिल, मनदीप, राजेश, रजनीश, धर्मेश, शुभम, प्रवीण, आनंद, अमन। क्या हाल चाल अभी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने लास्ट वीक, है ना, लास्ट वीक क्या कंप्लीट किया था? नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा हम लोगों ने समाप्त कर दी। और रीजनिंग का एक अपने आप में अलग पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिससे 5 to 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। और पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग हमने विदाउट पेन एंड पेपर निपटा दिया। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग, ना हमें पेन की जरूरत पड़ी, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ी, है ना जी। हाँ, और आज जो हम शुरू करने वाले हैं, जैसे पहले हमने नॉन वर्बल रीजनिंग की शुरुआत करी थी, अब मैं आप लोगों को जो स्टार्ट कराने वाला हूं वो भी रीजनिंग का एक अलग अपने आप में डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, वो भी रीजनिंग का एक अलग अपने आप में डिफरेंट पार्ट है। हाँ जी, तबीयत ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। ऑलमोस्ट, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब ठीक हो गई। अब ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, वो तो फिर थोड़े बहुत तो आजकल तो ऐसा होता है ना कि आजकल आदमी जब बीमार पड़ जाता है ना, तो सर्दी खांसी जुकाम कम से कम 15 दिन का समय ले ही लेती है, क्योंकि पोल्यूशन इतना है दिल्ली में जिसकी कोई हद नहीं। जी हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू किया था। आरपीएफ के सिलेबस के बारे में क्या जानना चाहते हो भाई? वही सिलेबस है जो बाकी एग्जाम्स का सिलेबस है आरपीएफ का। देखो, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम का सिलेबस एक जैसा ही है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल 2023 एडिशन की बुक ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, रीजनिंग की बुक की टेंशन ना लो बेटा। ये जो है अभी 2023 वो एकदम अप टू डेट है। अभी मैं पूरे यूट्यूब चैनल पर पहले 2023 बुक को पूरी कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद फिर 2024 को देखते हैं, हम स्किप ही कर देंगे, सीधा 2025 एडिशन लेकर आएंगे, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ओहो भाई साहब, मार्कर दे दो भैया, मार्कर कहाँ रख गए आप लोगों ने? हाँ जी, तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है, चाहे आप उसको एनालिटिकल रीजनिंग कह सकते हो, एनालिटिकल रीजनिंग का इसको एक पार्ट कह सकते हो आप। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट कह सकते हो। पहले हम लोगों ने पहले हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करी थी। अब मैं आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग शुरू करके दिखा रहा हूं। ये क्या हो गया? ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। हाँ जी, डांस विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनालिटिकल रीजनिंग अपने आप में एक ऐसी रीजनिंग है, देखो मैं आपको बताता हूं एनालिटिकल और बाकी जो रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें फर्क क्या है। देखो, एनालिटिकल, देखो रीजनिंग को ना 3 हिस्सों में हमने बांटा। एक तो हमने बांटा है ना, रीजनिंग को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। एक तो हमारी है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जैसे कि बाकी सारे टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में सारे के सारे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं बाबू? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, जैसे कि स्टेटमेंट, अजम्पशंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर बनते हैं इस बार। ठीक है, पुलिस के एग्जाम में पुलिस कार्यवाही वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, और एक होता है कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटेड टू पुलिस।
तो जो कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटेड टू पुलिस था, ठीक है, हम जानते हैं कि 13 क्वेश्चन आए थे हर एक सेट में। हर सेट में 13 क्वेश्चन थे। टोटल 4 सेट थे। टोटल हमारे पास 52 क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार पूछे गए थे। हालांकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारी बेसिक, है ना, हमारी बेसिक नॉलेज होती है किसकी, जैसे जो पॉलिटी पॉलिटी हम पढ़ते हैं ना, मूल विधि, उसकी बेसिक नॉलेज होती है ये। लेकिन फिर भी रीजनिंग के तौर पर हम इन क्वेश्चंस को करा देंगे, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग का ही इसको हम मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट कह सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग को आप मेंटल रीजनिंग भी बोल सकते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग को। ठीक है। देखो, वर्बल रीजनिंग में तो हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसमें लॉजिक कुछ ना कुछ लग रहा होता है वर्बल रीजनिंग के अंदर। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर ना फिगर वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ना सारे क्वेश्चन ना स्टेटमेंट वाले होते हैं। स्टेटमेंट यानी कि कथन वाले क्वेश्चन। अच्छा, ये जो कथन वाले क्वेश्चन है, अब इनमें दिक्कत क्या है सर? दिक्कत तो बहुत बड़ी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इतनी बड़ी दिक्कत है जिसकी कोई हद ही नहीं है। देखो, दिक्कत कितनी बड़ी है इनको सॉल्व करने में। जैसे कि एक पानी की बोतल आपके सामने है, उस बोतल के अंदर आधा पानी है। ठीक है, तो अब आप उस पानी की बोतल को देख के क्या कहोगे? तो कुछ लोग कहेंगे सर पानी की बोतल आधी भरी हुई है, कुछ लोग कहेंगे पानी की बोतल आधी खाली है, कुछ लोग कहेंगे सर पानी की बोतल तो पूरी भरी हुई है, आधी पानी से आधी हवा से, एयर भी तो होगी उसके अंदर। तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है। विश्लेषणात्मक रीजनिंग कहते हैं इसको हिंदी में, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दो। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट अजम्पशंस। स्टेटमेंट अजम्पशंस यानी कि पूर्व धारणाएं। स्टेटमेंट अजम्पशंस यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं। जो सिलॉक्स चैप्टर है ना, उसको एनालिटिकल रीजनिंग से हमने अलग किया हुआ है। जो सिलॉक्स है ना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, उसको हमने इस चैप्टर के अंदर नहीं डाला है, क्योंकि वो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डायरेक्ट लॉजिक है, डायरेक्ट ट्रिक है। मैं बताऊंगा सिलॉक्स चैप्टर इस चैप्टर के अंदर क्यों नहीं है, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्यों है, उसका रीजन मैं आपको दूंगा। स्टेटमेंट आर्गुमेंट। स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स यानी कि कथन और तर्क। कथन और तर्क। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स यानी कि कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष, लेकिन ये सिलॉक्स वाला निष्कर्ष नहीं है बेटा, वो चैप्टर अलग है। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन और कार्यवाही। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन और कार्यवाही। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन और कार्यवाही। ठीक है। स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम। कारण और परिणाम, है ना। रीजन एंड असर्शन। रीजन एंड असर्शन। रीजन एंड असर्शन। रीजन एंड असर्शन यानी कि कारण और अभिकथन। कारण और अभिकथन। कारण और अभिकथन। रीजन एंड असर्शन मतलब कारण और अभिकथन। कारण और अभिकथन। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। अजम्पशंस, आर्गुमेंट, कंक्लूजन्स, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, रीजन एंड असर्शन। ये सारे टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्यों आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, कारण इसके पीछे ये है कि जो वर्बल रीजनिंग होती है ना, वर्बल रीजनिंग जो हम पढ़ते हैं, वर्बल रीजनिंग, उस रीजनिंग के अंदर जैसे आपसे पूछा जाएगा मोहन का राम से क्या संबंध है, जैसे ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, उसमें पूछा जाएगा मोहन का, है ना, मोहन का राम से क्या संबंध है। तो भैया मोहन का राम से क्या संबंध है, आप आंसर क्या दोगे? भाई, है ना। तो जो भाई आंसर है, मान लो मोहन का राम से क्या संबंध है, आंसर है भाई, तो ये भाई आंसर बेटा हर बच्चा देगा। मतलब वर्बल रीजनिंग के अंदर जो आंसर आएगा वो फिक्स होगा हर बच्चे का, वो गलत हो ही नहीं सकता। जैसे कि 2 दूनी, तो दुनिया का हर बच्चा यही बताएगा 2 दूनी 4 होता है। जैसे आपसे पूछा जाए 10 दूनी, तो आप हर बच्चा यही बताएगा सर 10 दूनी 20 होता है।
लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि हम, है ना, किसी भी आंसर को प्रूफ नहीं कर सकते कि हाँ सर ये आंसर 100% ट्रू है, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। एनालिटिकल रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल भी। जैसे पानी की बोतल आपके सामने है, अब पानी की बोतल के बारे में आप कुछ भी कह सकते हो कि सर ये बोतल आधी खाली है, आधी भरी है ना, पूरी भरी है, आधी पानी आधी हवा से, तो हर आदमी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आंसर को एक ही सही माना जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग में लगभग सारी ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। यूपीएससी वाले तो पता है क्या करते हैं, यूपीएससी वाले तो हर ऑप्शन के हिसाब से ना, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, तो हर ऑप्शन की मार्किंग भी शायद अलग अलग कर देते हैं वो। जैसे कि मान लो इसके दे दिया उन्होंने 0.5 मार्क्स, पहले तो ये भी होता था, मान लो बी ऑप्शन का 1 नंबर है, सी ऑप्शन के 2 नंबर है और डी ऑप्शन के 2.5 नंबर है, तो जो बच्चा डी ऑप्शन को चूज कर रहा है उसको 2.5 नंबर मिल रहा है, जो सी ऑप्शन को चूज कर रहा है उसको 2 नंबर मिल रहे हैं। जो, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में लगभग सारे ऑप्शन सही होते हैं हमारी। भाई अगर हम अपनी सोच की बात करें तो हम तो हमेशा सही होते हैं। क्या आप अपने आप को कभी गलत मानते हो? ये क्वेश्चन बेटा दुनिया के हर पेपर में आते हैं, दुनिया के हर पेपर में। क्या आप अपनी सोच को कभी गलत मानते हो? कभी नहीं मानते। आप अगर किसी से आर्गुमेंट करते हो, क्या आपने आज तक अपने आर्गुमेंट को गलत माना है? कभी नहीं माना। आपके अकॉर्डिंग आपके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, हमेशा सही होते हैं। लेकिन आज के बाद, ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप कितने गलत थे, क्योंकि अब जो हमें अपनी सोच है ना वो बदलनी पड़ेगी। अच्छा, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ना एक हमारे ना एटीट्यूड, मतलब हमारे व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं। जैसे अभी तक तो हम पढ़ रहे थे एप्टीट्यूड, जिनके आंसर होते हैं फिक्स, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अपना एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब जो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेंगे हमारे आंसर्स। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ना हमारा व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा, हमारी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी। ये समझ लो, ये टॉपिक्स हमारी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करेंगे। पूछो कैसे? देखो, जब मैं आपको बताऊंगा ना कि कौन से आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि सही होते हैं और जो कौन से आर्गुमेंट है जो कि गलत होते हैं, जब आप ये चीज जान जाओगे तो फिर उसके बाद आप जब भी सोसाइटी में बैठोगे ना, जब भी सोसाइटी में बैठोगे तो आप सिर्फ वही बातें करोगे जिसमें वजन होगा, वजनदार बातें करने लग जाओगे आज के बाद। मतलब आज के बाद अगर आप किसी को एडवाइस दोगे तो आपकी एडवाइस प्रॉपर सुनी जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और जो हम बोलते हैं उसमें क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, ये सारी कहानी आपको पता चलेगी इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। आज के बाद आप किसी से भी आर्गुमेंट करोगे ना तो आप कभी हारोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते क्या है, हमें किन बातों पे आर्गुमेंट और क्या दलीलें अपनी देनी चाहिए। ठीक है। आरपीएफ का सिलेबस बता तो दिया भाई, सब कुछ ही पढ़ना है तुम्हें, है ना। नंबर और अल्फाबेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान दे देना। तो सब फ्लो तोड़ देते हो तुम। तो आज के बाद आपके व्यक्तित्व में एक अलग लेवल का सुधार आने वाला है। तो इनमें से सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे बेटा स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। सर ये कथन और पूर्व धारणाएं एक्चुअल में होता क्या है? स्टेटमेंट अजम्पशंस होते क्या है, कथन और पूर्व धारणाएं। एक होता है कथन और निष्कर्ष, एक होता है कथन और पूर्व धारणाएं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट। ओहो, एक होता है बेटा स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। एक क्या होता है? कथन और निष्कर्ष। एक होता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और एक होता है कथन और पूर्व धारणा। एक होता है कथन और पूर्व धारणा। तो आज दोनों में अंतर समझते हैं कि सर ये कंक्लूजन और अजम्पशन में डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन, अजम्पशन यानी कि पूर्व धारणा,
और हिंदी में इसको अनुमान भी कह सकते हैं, अनुमान। ठीक है, हिंदी में इस चैप्टर का नाम है कथन और पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा। और एक चीज होती है हमारी कंक्लूजन, कंक्लूजन जिसको हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, स्टेटमेंट अजम्पशन है ना एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन दोनों में क्या अंतर है? आपको क्या लगता है कि अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या फर्क है? सर जैसे कि नाम से ही हमें पता चल गया, एज्यूम और कंक्लूड, ठीक है, पूर्व धारणा, अनुमान लगाना और एक निष्कर्ष देना, हमें नाम से पता चल गया कि सर स्टेटमेंट अजम्पशन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। इसका मतलब होता है संभावना। और ये क्या होता है? ये होता है रिजल्ट, ये होता है रिजल्ट, यानी कि जो बात 100% ट्रू है, जो बात 100% ट्रू है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, जिसकी संभावना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। भैया कथन के हिसाब से जो बात 100% ट्रू है वो तो कंक्लूजन है, कथन के हिसाब से जो संभावना है, कथन के हिसाब से जो संभावना है वो क्या है? वो अजम्पशन है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो स्टेटमेंट है आज के बाद बेटा इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ना आपके घर वाले भी आपको समझेंगे, उनको पता चल जाएगा मेरे बच्चे की बात में तो बड़ा वजन आ गया, ये तो पहले बहकी बहकी बातें करता था, आजकल तो ये बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप एक समझदार लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या फर्क है? लड़का होगा या लड़की, सही कह रहे हो, मतलब जब कोई भी विमेन प्रेग्नेंट है तो हम अजम्पशन लगाते हैं लड़का होगा या लड़की होगी, और जब डॉक्टर हमें बताता है वो रिजल्ट होता है, वो कंक्लूजन होता है कि फाइनली हुआ क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, यहाँ पर उसका जवाब देना बहुत ही सोच समझ कर, ठीक है? जैसे स्टेटमेंट अजम, अच्छा एक चीज और, ये जो सारे टॉपिक्स है ना हमारे, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन। यहां पर वही कथन दिए जाएंगे जो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है। ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक हमें कथन दिया जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं ना सिलॉक्स चैप्टर, जो सिलॉक्स है, सिलोजिज्म, यहां पर जो स्टेटमेंट अजम्पशन होते, सॉरी स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं ना सिलॉक्स चैप्टर के अंदर, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं, कथन और निष्कर्ष, वो बेटा रियल लाइफ पर बेस्ड नहीं होते, वो रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं, रियल, यानी कि एक काल्पनिक जीवन होता है, काल्पनिक। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तो हम गधे को घोड़ा बना देते हैं, कुत्ते को बिल्ली बना देते हैं, है आदमी को बंदर बना देते हैं, औरत को बिल्ली बना दे, कुछ भी बना दो, इस चैप्टर के अंदर कोई बुरा नहीं मानेगा। तो ये काल्पनिक चैप्टर है, ठीक है? और इस चैप्टर के जो आंसर्स होते हैं ना वो बाकायदा प्रूफ होते हैं। तो इस चैप्टर का फिक्स आंसर निकल कर आता है, इसीलिए इस एनालिटिकल रीजनिंग से बाहर है। क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता फॉर्मूले से, बट सिलॉक्स का डायरेक्ट आंसर आ सकता है फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर है ना, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स ना हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित है ना, रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो मुझे एक बात बताओ कि वास्तविक जीवन से रिलेटेड मान लो एक कथन आपके सामने है, एक कथन आपके सामने है, कोई भी कथन है, एक्स वाई जेड, कुछ भी कथन है, ठीक है? कथन है आपके सामने कि आज दिल्ली में बहुत तेज धूप निकल रही है, आज बहुत तेज धूप है, ठीक है? एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं, आज बहुत तेज धूप है ना? चलिए, तो पहली पहली पूर्व धारणा है हमारी पहली पूर्व धारणा है कि शाम तक, शाम शाम नहीं शाम तक, शाम तक, शाम तक वर्षा होने की पूरी वर्षा होने की संभावना है, शाम तक वर्षा होने की संभावना है, शाम तक वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, दूसरी है कि आज है, आज वर्षा नहीं होगी, आज वर्षा नहीं होगी। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, है ना?
ये जो टॉपिक है ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है, और जो अजम्पशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं। एक ग्लास और पानी देना। ये जो अजम्पशंस होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं, अजम्पशंस होते हैं, अनुमान होते हैं। अब ये बताओ, आज दिल्ली में बहुत तेज धूप निकल रही है, तो इनमें से कौन सी संभावना सही है? इनमें से कौन सी संभावना सही है? शाम तक वर्षा होने की संभावना है या फिर आज बारिश नहीं होने की संभावना है? कौन सी पॉसिबिलिटी सही है बताओ? देखो, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी हमें डिफाइन करनी है। हमें क्या डिफाइन करनी है? हमें पॉसिबिलिटी डिफाइन करनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ क्या नथिंग इज इम्पॉसिबल? ठीक है, रियल लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है वास्तविक जीवन की अगर हम बात करें, रियल लाइफ की अगर हम बात करें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बारिश निकल, धूप हो रही है बहुत तेज, कोई बात नहीं, है ना, मौसम क्लियर है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर हम संभावना की बात करें, तो पॉसिबिलिटी तो लाइफ में हर चीज की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए, अचानक से मौसम बदल जाए, भाई संभावना ही तो है। मैं कंक्लूजन थोड़ी पूछ रहा हूं आपसे, मैं कंक्लूजन थोड़ी पूछ रहा हूं कि कंक्लूड करो। है, शाम तक होने लगे, हो सकता है बहुत तेज बारिश होने लगे शाम तक, हो सकता है आज पूरे दिन बारिश ही ना हो। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो रियल लाइफ में तो हर चीज संभव है। आज ओले गिरेंगे, हो सकता है गिरने लगे। आज भूकंप आएगा, हो सकता है भूकंप आ जाए। आज आज सुनामी आएगी, हो सकता है सुनामी आ जाए, है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी तो लाइफ में हर चीज की है, समझ रहे हो? पॉसिबिलिटी तो जीवन में हर चीज की है। तो अगर हम इस तरीके से सोचते हैं इस चैप्टर में, अगर हम इस चैप्टर में एकदम प्रैक्टिकल सोचते हैं कि पॉसिबिलिटी है, तो सर पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है ना, पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। मॉनसून चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वेदर चेंज नहीं हो सकता? तुरंत चेंज हो सकता। तो अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो बेटा कोई भी अजम्पशन फिर गलत नहीं होगा। दुनिया के सारे अजम्पशन सही होंगे और ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर ही खत्म। क्योंकि फिर तो इस चैप्टर में जितने भी अजम्पशन आएंगे, सारे अजम्पशन को सही कर दो आंख बंद करके। अरे तुम तो कहोगे अजम्पशन ही तो है, मैंने कौन सा कंक्लूजन दे दिया? भाई मैंने निष्कर्ष थोड़ी दिया है कि 100% बारिश होगी। अरे मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं, तुक्का है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मे बी, है, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसीलिए ठीक है, अगर हम ऐसा सोचते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर, है ना, तो सारे एजम्पशन सही हो जाएंगे और चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमें यही अपनी सोच बदलनी है। ठीक है, हमें ना एकदम प्रैक्टिकल होके इस चैप्टर के बारे में नहीं सोचना है, हमें इस चैप्टर के बारे में सोचना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है। अगर हम एकदम प्रैक्टिकल सोचते हैं तो फिर तो स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर तो मतलब जो कथन है उससे तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। आदमी कुछ भी बोले जा रहा है तुम्हारे सामने, तुम्हें उससे तो लेना देना नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बात करनी है। तो यही व्यक्तित्व हमें चेंज करना है। हमें जो भी फैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट लेना है। नो डाउट अजम्पशन सारे सही होते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, कंडीशन सिर्फ एक है कि ठीक है, हमें चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, है ना, हमें चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहता है ना, हमेशा सारे एजम्पशन सही होते हैं, हमेशा कोई भी एजम्पशन गलत नहीं होता। बट देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। बस उन्हीं दो एजम्पशंस को हमें फोकस रखना है। देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एजम्पशंस, दैट कैन नेवर बी ट्रू। फर्स्ट एजम्पशन इज, ठीक है, सिर्फ हमें दो ही एजम्पशन को ध्यान रखना है। ये दो एजम्पशन कभी सही नहीं हो सकते, वरना हमेशा सारे एजम्पशन सही होंगे। फर्स्ट वन इज, ठीक है, द एजम्पशन दैट अपोजिट टू द और अगेंस्ट टू द स्टेटमेंट। ठीक है, वो सारी पूर्व धारणाएं, अपोजिट, वो सारी पूर्व धारणाएं जो कथन का विरोध करती हैं, है ना,
ऑल द अजम्पशंस which are opposed to statement, which are against to statement, ठीक है, that can never be true. हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसको डिसफेवर नहीं करना। हमेशा याद रखना, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसके कभी भी अंगेंस्ट नहीं जाना। कभी भी हम स्टेटमेंट के अंगेंस्ट नहीं जा सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें कथन का विरोध कभी भी नहीं करना। अगर हम ऐसी कोई एजम्पशन दे रहे हैं जो कथन का विरोध कर रहा है, अगर हम ऐसा कोई अनुमान लगा रहे हैं जो स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है, अगर हम ऐसी कोई एजम्पशन बता रहे हैं जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो वो एजम्पशन कभी भी सही नहीं होगा। तो शाम तक वर्षा होने की संभावना है मेरे भाई, धूप इतनी तेज है, वर्षा होने की संभावना है, हम कथन का विरोध कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में ही रहना है, ठीक है। दूसरी एजम्पशन क्या गलत होगा, जो दैट आर इलॉजिकल, जो बिल्कुल ही लॉजिकल होते हैं, वो एजम्पशन हमेशा हमेशा गलत होते हैं। जो बिल्कुल ही लॉजिकल होते हैं वो एजम्पशन, हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर, विनीता बात कर रही हूँ नोएडा से। हाँ जी। तो वो सारे एजम्पशन गलत होंगे, ठीक है, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होंगे। दूसरा, वो सारे एजम्पशंस गलत होंगे जो इलॉजिकल होंगे। सिर्फ हमें इन दो एजम्पशन पे ध्यान रखना है। अगर ये दो एजम्पशन नहीं है तो दुनिया का हर एजम्पशन सही है। all assumptions are true except these two assumption, ठीक है। सारे एजम्पशंस सत्य हैं, सारे एजम्पशन सही है, सिर्फ इन दो को छोड़कर। हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमें कभी भी इलॉजिकल बातें नहीं करनी है। बस अगर हम ये दो बातें नहीं कर रहे तो जितने भी एजम्पशन है वो सारे एजम्पशन सही होते हैं, सारी अनुमान, सारे पूर्व धारणा सही होंगे, सिर्फ इन दो को छोड़कर, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अनुमान ही तो, अनुमान तो हर चीज का सही होता है। लेकिन आजकल पता है क्या हो जाता है, आजकल अजम्पशन को थोड़ा सा ना कंक्लूजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कंक्लूजन जो कि 100% ट्रू होता है, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलता है, समझ रहे हो। जैसे कि अब हम सीधा क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूं कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं रिगार्डिंग नॉन एनालिटिकल रीजनिंग। जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशंस की ही हम बात कर रहे थे, तो स्टेटमेंट अजम्पशन में क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में आएगा। यार ये क्वेश्चन जरा पढ़ो, ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। हाँ जी, पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ हाँ जी, कि ये अजम्पशन सही है कि गलत है। बेटा अभी एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल आ रहा है, डोंट वरी, चिंता ना करो बेटा। एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स है, हिंदी इंग्लिश के कई एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, चिंता ना करो। दोनों ही लैंग्वेज में आ रहा है, वो तो जस्ट मैंने स्टार्टअप के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया। पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या है, a car had driven off the road and hit a tree, है ना। The road was not good, the driver was efficient enough, he had driven the car for last 15 years। समझ गए, मतलब ये सिचुएशन आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ आ गई। एक ड्राइवर है, गाड़ी लेके निकला है, रास्ते पे पेड़ से जाके टकरा गई उसकी गाड़ी। रोड अच्छी नहीं थी लेकिन ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस था, ही वॉज, है ना, ड्राइवन द कार फॉर लास्ट 15 ईयर, ही हैड ड्राइवन द कार फॉर लास्ट 15 ईयर्स। समझ रहे हो। हाँ जी, तो पहला एजम्पशन है द एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर। देखो तुरंत, अगर आप स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो व्हाट इज स्टेटमेंट, है ना, कथन क्या है ना, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो कथन क्या है, तो पहले एजम्पशन को सुनते ही टिक कर दोगे।
अबे सीधी सी बात है, गाड़ी जो चलाएगा ठोकेगा भी तो वही, गाड़ी जो चलाएगा ठोकेगा भी वही। भाई जो गाड़ी चला रहा है एक्सीडेंट उसकी गलती से होगा, सीधी सी बात है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, कार ठुकी आके, तुम ड्राइवर को तो पीटोगे निकल के बाहर, पीटोगे कि नहीं पीटोगे? अगर कोई कार वाला आ गए तुम्हारी बाइक ठोक दे पीछे से, तो तुम उतरते ही किसको पीटोगे? ड्राइवर को बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो जो गाड़ी चला रहा है, लेकिन ये उनके लिए है जो ना समझ लोग हैं, जो सिचुएशन को समझते नहीं है ना। हमें फोकस किस पे करना है? हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद ही बेटा जब हम जज बनते हैं तो जज लेने के बाद असली फैसले नहीं, ऐसे ही फैसले नहीं लिए जाते हैं। जजमेंट जो होता है वो दलीलों के हिसाब से होता है। व्हाट इज दलील? मतलब जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से जजमेंट लिया जाता है। वरना तो जज एक ही टाइम में फैसला सुना दे, अबे ये तो शकल से चोर लग रहा है, दो इसको फांसी की सजा, ये बेचारा शरीफ आदमी है, इसको छोड़ो। लेकिन काम उसकी वजह से नहीं होता, काम होता है व्हाट आर द आर्गुमेंट्स, है ना, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। हाँ जी। तो स्टेटमेंट में ड्राइवर के बारे में क्या कहा जा रहा है? ही हैड ड्राइवन द कार फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। मतलब ही वॉज एक्सपीरियंस्ड, ही वॉज, ड्राइवर वॉज एक्सपीरियंस्ड, समझ रहे हो, है ना। ही वॉज, ड्राइवर वॉज इफिशियंट एनफ, वो मतलब बोला भी जा रहा है कि चालक जो है वो काफी कुशल था। यानी कि ये साफ साफ स्टेटमेंट में ड्राइवर का फेवर लिया गया है। तो जब स्टेटमेंट में ड्राइवर का फेवर लिया गया है तो हम ड्राइवर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसीलिए जो पहला अजम्पशन हम निकालेंगे वो गलत होगा, क्योंकि ये जो अजम्पशन है ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है, ये कथन का विरोध। अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो सही कर दोगे इसको, लेकिन हमें फिर अगर इतना ही प्रैक्टिकल हम सोचेंगे तो फिर इस स्टेटमेंट की तो जरूरत ही नहीं है हमें। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी। दूसरा, देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, देयर वॉज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में यांत्रिक खराबी थी। अच्छा ये बताओ, मेरे को ये बताओ, बहुत ही सोच समझ के बताना। देयर वॉज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, कार में यांत्रिक खराबी थी, है ना, कार में यांत्रिक खराबी थी। देयर वॉज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार। तो मुझे बहुत ही सोच समझ कर आप ये बताओ कि अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, क्या कार की कंडीशन के बारे में कुछ बताया है? कुछ नहीं बताया कार की कंडीशन के बारे में, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है तो क्या एक्सीडेंट होने की संभावना होती है? सर अगर मैकेनिकल फॉल्ट है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना। मान लो गाड़ी के टायर खराब है, टायर ही फट गया, मान लो ब्रेक फेल हो गए, तो ये जो अजम्पशन है एक लॉजिकल अजम्पशन है, बट आउट ऑफ द स्टेटमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही तो अजम्पशंस होते हैं। अगर मान लो कार की कंडीशन दी जाती तो फिर तो ये कंक्लूजन ही ना बन जाता, फिर तो ये कंक्लूजन ही बन जाता। अजम्पशंस ही वही होता है जो हिडन पार्ट है। तो कार खराब है, इससे एक्सीडेंट होने का कोई लेना देना है कि नहीं है? सर बिल्कुल है लेना देना एक्सीडेंट होने का। अगर कार खराब है तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस है। तो ये अजम्पशन सही माना जाएगा, इसीलिए ये अजम्पशन सही माना जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए ये अजम्पशन सही माना जाएगा। एक सेकंड भाई, शिट, एक सेकंड, तुम्हारे जो क्वेश्चंस थे वो दूसरे लगने थे। एक सेकंड, चलो। ये रिफाइन, हाँ जी। चलो एक और मैंने तीसरा जंक्शन और जोड़ दिया इसमें, एक और मैंने तीसरा जंक्शन और जोड़ दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, एक और थर्ड एजम्पशन और हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। सोच समझ के बताओ। द एक्सीडेंट अगर ड्यू टू ड्राइवर, ये एजम्पशन तो गलत ही हो गया क्योंकि हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार, यस सर, देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार। पहला तो बिल्कुल ही गलत
है ना, पहला तो बिल्कुल ही गलत है, पहला तो बिल्कुल ही गलत है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा ना, यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो इम्प्लिसिट वर्ड यूज होता है अजम्पशन के लिए। ठीक है, केवल दूसरा और तीसरा अंतर्निहित है ना। अजम्पशन को जब बोलते हैं ना हम, अजम्पशन सही है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्प्लिसिट। कंक्लूजन के लिए हम यूज करते हैं फॉलो, अनुसरण करता है। लेकिन अनुमान जो होता है ना अजम्पशन, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट इन्फरेंस, आप कभी चैप्टर का नाम पढ़ोगे ना, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, तो इन्फरेंस भी यही टॉपिक है जो अजम्पशन है। इन्फरेंस अजम्पशन एक ही चीज है ना। तो हाँ जी, देखो एक बच्चा कह रहा है मैकेनिकल फॉल्ट का तो सर जिक्र ही नहीं है, तो अजम्पशन भी तो वही होते हैं। अगर मैकेनिकल फॉल्ट का जिक्र होता तो ये बात कंक्लूजन नहीं बन जाती, समझ रहे हो। तो अजम्पशंस वही होते हैं। आप सिर्फ ये बताओ, मैंने आपसे कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। फर्स्ट वन इज इलॉजिकल, नहीं, फर्स्ट वन इज दैट अपोज स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज इलॉजिकल। ठीक है, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू। अब ये बताओ, क्या ये जो अजम्पशन है ये अपोजिट है, क्या ये अगेंस्ट है इस स्टेटमेंट के। क्या स्टेटमेंट में कार को बताया गया कि कार एकदम न्यू ब्रांड है, चकाचक है और कार की अभी सर्विस हुई है। अगर ऐसा कुछ है और फिर हम कह रहे हैं मैकेनिकल फॉल्ट है, यानी कि हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो क्या हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। दूसरा, क्या ये इलॉजिकल है, क्या मैकेनिकल फॉल्ट होने से एक्सीडेंट नहीं होते हैं, हाँ सर ये लॉजिकल भी है, इलॉजिकल तो नहीं है। अगर मैकेनिकल फॉल्ट है तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, ये लॉजिकल बात है। तो ना तो ये इलॉजिकल है, ना ही ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो बस सही है, फिर बात खत्म। दो ही एजम्पशन है जो आपको चेक करना है, एक तो जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट ना हो, दूसरा इलॉजिकल ना हो, इसके अलावा सारे एजम्पशन सही है, बात खत्म। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, हमेशा स्टेटमेंट की साथ दो, उसके फेवर में रहो। चलिए, अब ये अगला क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में। अजम्पशन के इसमें नोट्स नहीं बनाने, तुम बेटा नोट्स बनाने से फ्री हो, आजाद कुछ दिन तक। एक काम करना, अपने आंसर्स में लिखते जाना कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए। अच्छा, एक चीज और, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले बार में जो आपके माइंड में आंसर आ जाए ना, पहली बार क्वेश्चन को पढ़ने पर बस वही आंसर अपने पास रखना। एक्चुअली होता क्या है, जब हम क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ते हैं ना, तो हम इन चैप्टर्स में अपने आंसर्स ना बदलते रहेंगे। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है जब आप एग्जाम में जा रहे हो। देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक्सीडेंट ड्राइवर से भी तो हो सकता है, ये भी तो संभावना है। मेरे भाई, संभावना तो तीनों सही है अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी सही है, क्योंकि ऐसे तो रियल लाइफ में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, कोई भी संभावना गलत हो ही नहीं सकती। फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, सारी एजम्पशन सही कर दो हमेशा। हाँ, बुक का लिंक बेटा मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन वीडियोस, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लो। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। सरकार, द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस एडिशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फॉर ऑल द ड्रॉट अफेक्टेड रीजन्स इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ड्रॉट अफेक्टेड रीजन है, जहां जहां सूखा पड़ दिया, वहां वहां गवर्नमेंट ने ना मतलब प्रोग्राम चलाए, उनको एडिशनल फूड दे रहा है। किसके एवज में, फॉर ऑल द ड्रॉट अफेक्टेड कंट्री फॉर वर्क प्रोग्राम्स, अनाउंस्ड एडिशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स। ठीक है, अतिरिक्त काम के बदले उनको खाना देगा, ये सरकार ने, है ना, सरकार ने क्या चलाया, सरकार ने वो चलाया, एक स्कीम चलाई है कि जहां जहां सूखा पड़ गया वहां लोगों को खाने की सप्लाई जरूर दो, है ना। तो पहला एजम्पशन है द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम, है ना। हो सकता है इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। अच्छा, ये बताओ, क्या ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, तो क्या ये अगेंस्ट है, नहीं सर, अगेंस्ट कैसे हो जाएगी। अच्छा, क्या ये इलॉजिकल है,
फंड्स हैं और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो क्या ये बात इलॉजिकल है? सर इलॉजिकल कैसे हो जाएगी? ये तो लॉजिकल है, फंड्स है तभी तो प्रोग्राम चलेंगे। तो ना तो ये अगेंस्ट है ना ही ये इलॉजिकल है, ये स्टेटमेंट का फेवर में है भाई, ये स्टेटमेंट का साथ दे रही है। दूसरा, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन के आंसर एकदम सही निकल आए, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसे, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा पूरे एनालिटिकल रीजनिंग खत्म होने तक, ठीक है। अच्छा दूसरा है, अफेक्टेड पीपल मे बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 मील अ डे ड्यू टू दीज प्रोग्राम। ये कह रहा है कि इन प्रोग्राम्स के बाद कम से कम लोगों को एक समय का खाना मिलेगा। तो क्या ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है? सॉरी, क्या ये बात अगेंस्ट है कि लोगों को कम से कम एक समय का खाना मिलेगा? सर अगेंस्ट कैसे हो जाएगी यार, हम कह रहे हैं कि लोगों को खाना, अगर हम ये कहते हैं कि इन प्रोग्राम्स के बावजूद भी लोगों को कम से कम एक समय का खाना नहीं मिलेगा तो फिर ये अगेंस्ट होता, लेकिन हम कह रहे हैं मिलेगा, सबको मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है नहीं। क्या ये इलॉजिकल है? नहीं। अरे जब फ्रूट प्रोग्राम चलाए गए हम कह रहे हैं खाना सबको मिलेगा, तो ये इलॉजिकल भी नहीं है, तो ना तो अगेंस्ट ना ही इलॉजिकल, बात खत्म। तो इसीलिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। हाँ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, ठीक है। पहला और दूसरी दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, पहली और दूसरी दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट। अगर तुम्हारे बेटा 10 में से अगर तुम्हारे 5 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना, तो भी तुम सुपर कैटेगरी में आ जाओगे, याद रखना, इस चैप्टर में, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में ये टॉपिक, इसीलिए। 8-10 बार पढ़ चुके होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी, पहली बार में जो आंसर आ जाए सही है, ज्यादा दिमाग मत लगाना क्वेश्चन पे, है ना। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड अनाउंस 50% डिडक्शन इन वाटर सप्लाई टिल मानसून अराइव। भैया नगर निगम ने पानी काट लिया, तुम गए सुबह वॉशरूम हल्के होने, टंकी खोली पानी गायब, ओ बेटे। नगर निगम ने पानी काट लिया और वो भी 50%, कह रहे हैं जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक पानी नहीं देंगे तुम्हें, समझ रहे हो, जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक पानी नहीं देंगे। पहला जंक्शन है, पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलेटरल डिसीजन टेकन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। देखो, नो डाउट ऐसा ही होगा, लोग विरोध करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है ना। हर चीज का विरोध होता है सरकार के खिलाफ, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, हम चाहकर भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले जाओ, साफ साफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले जाओ, और हम चाहकर भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। आप एक बात बताओ, आप जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कल को आप उस सरकारी, है ना, सेवा का पार्ट बनोगे, आप भी सरकारी नौकर बनोगे, और आप उसी का विरोध कर रहे हो जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हो।
जिस फैमिली का पार्ट बनने जा रहे हो आप उसी फैमिली से लड़ाई कर रहे हो पहले तो वो फैमिली आपको एक्सेप्ट क्यों करेगी ये बताओ। हमें गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, हमें हमेशा उसके फेवर में रहना, हम कभी भी अंगेंस्ट नहीं जा सकते। ये तो गवर्नमेंट छोड़ो, हम कभी स्टेटमेंट के अंगेंस्ट नहीं जा सकते। बार बार यही समझा रहा हूं, तुम्हें स्टेटमेंट के अंगेंस्ट नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, तुम स्टेटमेंट के अंगेंस्ट जा रहे हो। दूसरा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस फ्रॉम इट्स रेडिटर एज इट फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने टैक्सेस को कम कर दे क्योंकि पानी तो दे नहीं पा रहा। अच्छा ये बताओ, पानी दे नहीं पा रहा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने टैक्सेस कम कर दे, इसमें नुकसान किसका होगा, जनता का या सरकार का, ये बताओ। अगर टैक्सेस कम करेगा तो नुकसान किसका है, जनता या सरकार का, किसका नुकसान है बताओ, सोच समझ के बताओ। सर सरकार का नुकसान है। सरकार का नुकसान तुम करोगे क्या, सरकार का नुकसान करोगे, है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो। देखो आप रियल लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको नंबर चाहिए एग्जाम में इन क्वेश्चंस के, तो भैया सरकार को माई बाप बना के रखना पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो। अगर तुम्हें इन टॉपिक्स में मार्क्स चाहिए तो गवर्नमेंट के खिलाफ कभी नहीं जाना किसी भी कंडीशन में हमें। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इम्प्लिसिट, ना तो पहला और ना ही दूसरा अंतर्निहित है। समझ रहे हो, ना तो पहला ना ही दूसरा अंतर्निहित है। ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे चकमक खा गए होंगे डेफिनेटली। स्टेटमेंट कुछ भी हो उसका फेवर करो। स्टेटमेंट अगेंस्ट हो ही नहीं सकता बाबू, स्टेटमेंट अगेंस्ट कैसे हो जाएगा। स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट होता है। हेलो, हाँ दोबारा से रिपीट करते हैं थर्ड को, चिंता मत करो। मैंने आपसे बोला कि दो अजम्पशन है जो कभी सही नहीं होने, उनको छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। पहला वो अजम्पशन जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो, दूसरा जो इलॉजिकल हो। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विरोध करेंगे, तो ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है कि नहीं। मतलब दो अजम्पशन हमेशा गलत होंगे, एक जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, दूसरा जो इलॉजिकल है। तो ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है कि नहीं। सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई काम किया है भाई, अगर उन्होंने पानी की कटौती की है तो सोच समझ कर करी होगी, वाकई में पानी खत्म हो गया होगा, तो मॉनसून आएगा तो पानी आएगा, तब वो वो पानी का मिसयूज होने से, है ना, पानी को मिसयूज होने से बचाने के लिए 50% पानी की कटौती कर रहा है ताकि लोग पानी को मिसयूज ना करें और बहुत सोच समझ के खर्च करें। पानी की बहुत कमी है, किल्लत है, समझ रहे हो। और हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो सर विरोध करेंगे, तो ये साफ साफ स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं है। तो इसमें सोचना ऐसा क्या है, हमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, नहीं जाना। अच्छा ये कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना अपने टैक्सेस को कम कर देगा। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कभी अगर 10 घंटे को लाइट चली जाए, 12 घंटे को लाइट चली जाती है, पहले तो एक जमाना था कि 2-2 दिन के लिए लाइट गायब हो जाया करती थी, है ना। हाँ जी, 2-2 दिन के लिए लाइट गायब हो जाया करती थी। ठीक है, एक जमाना था, मैं बहुत छोटा था तब नानी के घर हम जाते थे तो हफ्ते में एक ही दिन लाइट आती थी।
तो जब लाइट गायब हो जाए तो क्या जो गवर्नमेंट है वो तुम्हारे यूनिट रेट कम कर देती है लाइट के? है? और अच्छा कर भी दे तो नुकसान तो सरकार भुगतेगी ना, और सरकार का नुकसान हमें होने नहीं देना, तो हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? बस इतना याद रखो, हमें अगेंस्ट नहीं जाना, बात खत्म। अच्छा, इन द व्यू ऑफ सीवर हीट वेव्स पासिंग थ्रू द स्टेट, the government has asked all the schools to remain closed for the next fortnight with immediate effect। बहुत तेज भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते सरकार ने सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए अगले 15 दिनों तक। गवर्नमेंट ने बोला है सारे स्कूल कॉलेज में भैया 15 दिनों तक सब बंद कर दो, 15 days ऑफ। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, बहुत भयंकर। फोर्टनाइट का मतलब होता है बेटा 2 वीक्स, है ना? तो पहला एजम्पशन है द हीट वेव्स मे नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द फोर्टनाइट। ये कह रहे हैं कि हो सकता है 15 दिनों के बाद हीट वेव्स खत्म हो जाए, हो सकता है 15 दिनों के बाद हीट वेव खत्म हो जाए। अच्छा, 15 दिनों के बाद हीट वेव्स क्यों खत्म हो जाए? ये एजम्पशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है या स्टेटमेंट के साथ है, ये बताओ। है? ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है या स्टेटमेंट के फेवर में है? सर, गवर्नमेंट कह रही है कि 15 दिनों तक स्कूल बंद है। अच्छा, गवर्नमेंट 15 दिनों के लिए क्यों कह रही है? गवर्नमेंट ने 2 दिन के लिए क्यों नहीं बोला? गवर्नमेंट ने 30 दिन के लिए क्यों नहीं बोला? या गवर्नमेंट ने, है ना, एक इनडेफिनेट टाइम के लिए क्यों नहीं बोला? है ना? गवर्नमेंट ने, है ना, अनिश्चित काल के लिए क्यों नहीं बोला? ठीक है, ये बताओ। गवर्नमेंट ने 15 दिनों के लिए ही क्यों बोला? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 30 दिन? या फिर उसने ये कब क्यों नहीं कहा गवर्नमेंट ने कि जब तक गर्मी है तब तक बंद रखो? उन्होंने पर्टिकुलर टाइम क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बात करी होगी, उन्होंने बताया होगा कि हाँ भाई, कि 15 दिनों तक तो देखो गर्मी है साहब, 15 दिनों के बाद कम हो जाएगी। तो 15 दिनों के बाद गर्मी कम हो जाएगी, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में जा रही है, क्योंकि 15 दिनों के लिए बंद है ना? हाँ जी। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है, तभी तो 15 दिन का डेटा निकल कर आया, वरना तो 2 दिन भी हो सकता था, 30 दिन भी हो सकता था, अनिश्चित काल भी हो सकता था। दूसरा है द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स मे नॉट अलाउ देयर वर्ड्स टू अटेंड स्कूल इवन आफ्टर। कह रहे हैं कि बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजेंगे। बताओ, 2 हफ्ते के बाद में नहीं भेजेंगे, खुल गए हम नहीं भेज रहे, क्या कर लोगे? तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में या अगेंस्ट है? सर, स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। अगेंस्ट तो हम जा ही नहीं सकते, ये बात स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट तो हम जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। कंप्लीट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
Many people were caught by the railway police while they were trying to cross the railway tracks and imposed heavy penalty before releasing them. रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। कई पुलिस ने उनको पकड़ लिया, रेलवे पुलिस ने। पीपल मे रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इन फ्यूचर। हो सकता है लोग भविष्य में अब रेल की पटरियां पार ना करें, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली सोचो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। पीपल में कंटिन्यू, हाँ यही होगा, प्रैक्टिकली यही होगा, लेकिन ये बात अगेंस्ट है। तो आज हमने अभी 5 क्वेश्चन किए। अब मैं 5 क्वेश्चन को एनालाइज करता हूं आप लोगों के लिए। जिस बच्चे ने 5 में से एक क्वेश्चन बनाया है, एक, वो बच्चा गुड है। जिसने 5 में से 2 क्वेश्चन बना दिए, 2, वो बच्चा परफेक्ट है। और जिसके 2 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, 3, 4 या फिर 5 हो, तो किसी के ठीक नहीं हो सकते, मेरे भी ठीक नहीं थे पहली बार में, तो आप लोगों के कैसे ठीक हो जाएंगे? और अगर ठीक है तो भैया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आप सुपर्ब कैटेगरी में सुपर्ब। तो आज का रिजल्ट ये है आप लोगों का, आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अगर आप एक ही क्वेश्चन ठीक कर पाए इन 5 में से तो आप गुड हैं। 2 क्वेश्चन ठीक कर पाए हैं तो आप परफेक्ट हैं। और अगर 3, 4, 5 तो हो ही नहीं सकता खैर कोई, तो फिर आप सुपर्ब कैटेगरी में आते हैं। चलिए, बाकी इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल टेस्ट करेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है वो इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से। लव यू ऑल।